दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबका बहुत आभार, जिस प्रकार से आपने आपके अपने इस चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स को प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इतनी बड़ी संख्या में इसको प्रमोट करके सब्सक्राइब किया है। हम हर बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आप किन लोगों को सुनना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, लेकिन आप किस कंपनी से संबंधित हैं और कौन सी कंपनी बेस्ट है वो नाम आप कमेंट में मत लिखिएगा। तो हर बार की तरह एक बार फिर वही रिक्वेस्ट। और आज के हमारे मेहमान बहुत खास है, वो आपको एक अलग तरीके की एजुकेशन देंगे, अलग तरीके का मोटिवेशन आज आपको उनसे मिलने के बाद में मिलने वाला है। वो बेसिकली साउथ इंडिया से हैं, केरला से हैं, लेकिन उन्होंने केरला के होने के बावजूद भी दिल्ली में रह के अपने बिजनेस को न केवल मात्र खड़ा किया, अपितु एक बहुत बड़े अचीवर बने। उनका आईटी का बैकग्राउंड रहा, और आईटी के बारे में जनरली हम लोग जानते हैं कि आईटी वाले लोग जो हैं वो कंप्यूटर की भाषा तो जानते हैं, लेकिन लोगों से कैसे बातचीत की जाए, लोगों को कैसे डील किया जाए, वो उसमें उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उन बहुत सारे मिथों को तोड़ा है। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान है प्रेम रंजन साहब, जो बेसिकली हैं केरला से लेकिन रहते दिल्ली में हैं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम राजन सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स। Thank you, sir. Thank you, Surinder ji. It is a great honor for me to come to your channel. आपका चैनल तो वैसे ही मशहूर तो हो चुका है। शुरू में कुछ एपिसोड मैंने देखा था। मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगा, आपका पॉपुलैरिटी का जो सही दर्शन हमें लॉकडाउन के दौरान मिला, क्योंकि कई एपिसोड मैंने पहले भी देखा था, लेकिन एक ही दिन में जो 2-3 एपिसोड देखने का मौका लॉकडाउन के दौरान, उस 1 महीना 1 डेढ़ महीना, और हम इतना प्रभावित हो गया। बाकी जबकि कुछ आपका हिंदी शब्द हमारा भी समझ में नहीं आते, तो हम सलाह मशवरा करते थे। जब भी हमारा जूम मीटिंग आपका सुनने के बाद में जूम मीटिंग मेरा करते थे, लोगों से शेयर करते थे। सो आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ होगा। एंड यू आर डूइंग समथिंग, ये सोशल सर्विस टाइप है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपने कभी भी कहीं एक बयास नहीं दिखाया। सिमिलर प्रोग्राम मैंने इन द पास्ट भी सुना है, देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट या एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर सिस्टम को ज्यादा बढ़ावा देते थे। लेकिन आपका केस में मैंने देखा है, जबकि इवन हमारा कुछ मित्र आया, उनका भी फीडबैक बहुत अच्छा था। जब मैं उनको बताया वत्स जी का, सुरेंद्र वत्स जी का जो चैनल इनविटेशन आया, कहते देर किस बात का, जितना जल्दी वहां पे आप पहुंच जाओ, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेंगे। एंड जो आपके चाहने वाला, मेरा चाहने वाला को एक अलग प्लेटफॉर्म मिलने का वो खुशी भी आप दे सकते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। आई एम श्योर जिस तरह से आप चल रहे हैं, आने वाला टाइम है, नेटवर्किंग तो ग्रो कर ही रहा है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज एक गवर्नमेंट की तरफ से या कोई और की तरफ से आपको कोई रिकॉग्निशन मिल जाए, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में एक ज्ञान बांटने का एक प्लेटफॉर्म हो चुका है। वो टाइम खत्म हो गया, आपको भी पता है। जो कैश रोटेशन, मनी रोटेशन, वो अगर जो भी बचा भी है, आई एम श्योर अगले आधा 1 साल में वो सब खत्म हो जाएगा। सो नेटवर्किंग, जिसको हम एसेंशियली वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, ये काम क्या है, ये लोगों को समझाना है। लेकिन आप समझा तभी पाएंगे जब आपको कुछ समझ में आता है। और अच्छी बात, बड़ी बात यह है, आप समझने समझाने के बीचों बीच कई लोग अमीर भी बन सकते हैं। तो इन दैट केस योर कंट्रीब्यूशन, आई एम श्योर इट विल बी इनवैल्यूएबल। बिकॉज आज के डेट में सरकार ने भी काफी क्लियर किया, द मिनिस्टर ठाकुर हो, इवन मोदी जी तक हो, बिकॉज उनको भी पता है जब नेटवर्किंग आगे चलता है, सिर्फ जो गिने चुने लोग उसमें सफल होता है, सिर्फ उन लोग आगे नहीं बढ़ता, पूरे का पूरा देश आगे बढ़ता है। तो यही वजह है, जब कभी भी जो नेटवर्किंग प्रोफेशनल सफल होता है, मिलियनर बन जाता है, सिर्फ उन लोग नहीं खुश होता, कहीं ना कहीं कंपटीशन भी खुश हो जाता है, और आप जैसे लोग उससे ज्यादा प्रेरणा लेते हैं। तो आई एम श्योर आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा और भी हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान में आपने काफी लोगों को राहत पहुंचाया होगा, आपका जो रुबाब या जो भी। और मेरे ख्याल में मैं कुछ एपिसोड देख रहा था, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के टाइम में भी आपने कुछ, वो भी रेप्यूटेड पीपल इन द इंडस्ट्री, उनसे भी रुबारू हुआ है।
वो भी टेलीकास्ट हुआ है, मैंने देखा है। थैंक यू वेरी मच प्रेम सर। हम लोग आपकी थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे सर। थैंक यू सुरेंद्र जी। बैकग्राउंड का अगर बताएं, मैंने नेटवर्किंग से पहले एक ही इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखता था, वो है आईटी इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ लोगों को, आई वॉज लिटरली बॉर्न इन आईटी इंडस्ट्री। मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज एट ए यंग एज व्हेन आई केम टू दिल्ली फ्रॉम केरला, आई वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब, और बाय चांस जो हाथ लगा उन दिनों एक आईटी इंडस्ट्री के साथ था। और उन दिनों कंप्यूटर का शुरुआत था इंडिया में 82 में, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर जस्ट गेटिंग इन। आपको शायद याद होगा उन दिनों विप्रो को एक साबुन तेल कंपनी बोलते थे लोग, शिकाकाई साबुन वाला। विप्रो वाज नॉट अ कंप्यूटर जायंट, इवन एचसीएल वाज जस्ट स्टार्टिंग इट। तो उन दिनों मेरे को एक बहुत अच्छा कंपनी में एक ऑफर मिला है। भले ही आई वाज नॉट इनटू टेक्निकल, आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट, बट उसी कंपनी में मैंने जो भी सीखा है किया है, तो जितने भी हमारे करीब 20 इयर्स का, मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस आईटी लाइन में था, एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू आईटी। तो जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने किया है, जो भी मास्टरी किया है, जो भी एक्सपर्टाइज मैंने हासिल किया, दैट वाज ओनली इन आईटी। इमेजिन मोर देन 20 इयर्स इन आईटी, कोई छोटी बात नहीं है। तो आईटी में थे सर आप, और आईटी को लेके जनरली ऐसा बोलते हैं लोग कि आईटी वाले लोग चूंकि मशीन के साथ में बैठे रहते हैं और मशीन से ही बातचीत करते हैं, तो उसके लिए वो बहुत कंफर्टेबल हैं। और लेकिन जब वो ह्यूमन बीइंग के संपर्क में आते हैं तो उतना कंफर्ट नहीं रह पाते हैं। तो आपने इतना बड़ा टाइम आपने आईटी में बिताया, एक्सपर्टीज आपने आईटी में हासिल की, तो फिर ये लोगों का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें कैसे आगमन हुआ सर? नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। जो आईटी में, मैं तो ये तो लंबी बात करता हूँ 20 साल, लेकिन 5 साल भी अगर कोई कंप्यूटर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो तो वही बात है ना, जो घोड़े को ब्लिंकर लगता है, इज एब्सोल्युटली फोकस्ड। वो यही समझता है भाई सबसे बढ़िया इंडस्ट्री आईटी है, काफी ग्लैमरस है, कोई दूसरे तीसरे के बारे में सोचता नहीं है। मतलब कोई अगर आईटी छोड़ के जो दूसरी जगह जाता है, एट द मोस्ट ऑफिस ऑटोमेशन में या कोई कम्युनिकेशन में या .com में जाएंगे, लेकिन बियॉन्ड दैट, उस दायरे के बाहर कोई भी आईटी वाला 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद, हाँ दूसरी साल तीसरी साल कोई छोड़ के गया अलग बात है, लेकिन 5 साल अगर कोई लगातार आईटी के साथ टिकता है, वो अपने लाइन कभी चेंज नहीं करते। तो मेरे लिए भी ये दुविधा था। when the networking opportunity came to my life, I was looking for an opportunity because mid 90s में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, बट उन दिनों बिजनेस पे काफी कंपटीशन वगैरह होने की वजह से 98 99 एक सेटबैक जरूर था। अदरवाइज आईटी वाला कभी बदलता ही नहीं है, आईटी वाला एक फ्यूचर की तरफ ही देखता है। उन दिनों पेंडियम P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया, आगे रोबोट आएगा, वाईफाई आएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आएगा, तो उसी उम्मीद में उसी में लगे रहता है। बट देन आई हैड अ मेजर सेटबैक इन 98 99, सो दैट वाज द रीजन मैं नेटवर्किंग तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो गया। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। आप सर, बैकग्राउंड आपका केरला का रहा, और नेचुरली रिलेटिव भी केरला में रहे होंगे, ज्यादा फ्रेंड्स भी केरला में रहे होंगे, तो दिल्ली से आपने बिजनेस की शुरुआत की सर? हाँ सर, बिकॉज दिल्ली में तो मैं था ही, बिकॉज फॉर द आईटी बिजनेस, कंप्यूटर लाइन में। अब जहां तक आप नेटवर्किंग की बात करते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, उन दिनों आईटी में भले ही मैं आपको अपने आप को एक 30 मार्कान समझते थे, लेकिन नेटवर्किंग दुनिया में जब मैंने एंटर किया है, आई वाज कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए मिसफिट। भाई मैं ये बिजनेस हमारी बस की बात नहीं है। और बहुत सारे यार दोस्त रिश्तेदार भी हमें मना किया, भाई ये तो सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए है। यू नो उन दिनों मानते थे भाई पंजाबी है जो बिजनेस कम्युनिटी का है, उन लोगों के लिए है। एज ए साउथ इंडियन यू शुड गो बैक टू द जॉब, बिकॉज वी आर सपोज टू बी वर्किंग अंडर समबडी। बीइंग ए साउथ इंडियन, आप ये बिजनेस और स्पेशली ये जोड़ने तोड़ने का जो सिस्टम है, मत जाओ। मेरे पीपल एडवाइस मी, और मैं अपने आप को एक मिसफिट इसलिए समझता था ऑन टू थ्री क्राइटेरिया है। एक तो बीइंग ए साउथ इंडियन, बिकॉज नेटवर्किंग क्या होता है, एक वर्ड ऑफ माउथ माना जाता है। माना जाता है नहीं है मतलब होता है, लेकिन उन दिनों की बात बात कर रहा हूँ। तो वर्ड ऑफ माउथ में आप सबसे पहले किसको बताते हैं इसके बारे में? आपका यार दोस्त रिश्तेदार। ये सब हमने करीब 3000 किलोमीटर पीछे छोड़ के गया आया।
तो ऑब्वियसली मैं केरला में जाके तो बिजनेस नहीं कर सकता मेरे को यहाँ। सो दैट वाज वन रीजन। सेकेंड, आईटी लाइन में जो लंबे टाइम से जो चाहे जॉब हो बिजनेस हो जो किया है, उनको स्विच ओवर करने के लिए बहुत ज्यादा अनलर्निंग करना पड़ता है। आई एम श्योर एक दूसरी तीसरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा एक क्वांटम जंप नहीं होता जितना एक आईटी वाले को एक जंप लेना पड़ता है। एक रिस्क जैसे एक बहुत बड़ा जंप होता है, बिकॉज वापस आप आईटी में जाता है आपका जो एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो आप सभी को इसके बारे में बता नहीं सकता। और तीसरा जो प्रॉब्लम है जो लैंग्वेज का भी है। बावजूद इतने साल से दिल्ली में है, अभी भी मेरे को सोचना पड़ता है मेरा अगला शब्द क्या होगा, मैं कहाँ अटक जाऊंगा। बिकॉज आईटी लाइन में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था, वहां पे इंग्लिश में मैनेज होते थे। लेकिन नेटवर्किंग का दुनिया में मैंने देखा है, स्पेशली दिल्ली में, पढ़े लिखे लोग भी हिंदी में सुनना चाहते हैं। बिकॉज उनको भी पता भी हिंदी में इनको सही शब्द सही टेक्नोलॉजी मिलेगा, क्योंकि उनको भी आगे किसी न किसी को समझाना है। So that was a problem in if you go to South, Bangalore, Hyderabad and all, they are very comfortable with English. यहाँ पे हिंदी, और मेरा हिंदी बड़ा कमजोर थे। ये तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री की देन है, पिछले कई साल से बोल बोल के सीख सीख के सिखा सिखा के मैं आपके सामने बैठ सकता हूँ। वरना तो अगर आप मेरे को 5 साल पहले बोल देता भाई ये एक इंटरव्यू है, मैं तो मना कर देता, बिकॉज स्पेशली इन हिंदी। तो दैट वाज वन प्रॉब्लम फॉर स्विचिंग ओवर फ्रॉम आईटी टू नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज नेटवर्क में आपको हिंदी में थोड़ा सा मास्टरी करना है, अभी भी मास्टरी नहीं हुआ। सो ऐसे 2-3 वजह से, ओके, बीइंग ए साउथ इंडियन एंड बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल, इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी। तो इसलिए मैं सच बोलूं, मैं अपने आप को एक इस सिस्टम के लिए एक मिसफिट ही समझते थे। दैट्स ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि आपने जितनी भी लिमिटेशंस रहती हैं उन लिमिटेशंस को आपने ब्रेक किया है, और आपका ये जो स्टोरी है और आज का इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगा। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं सर, जो लोग आईटी फील्ड में हैं ऑलरेडी, क्योंकि आईटी एक बड़ा फील्ड है और हमारे लिंक में जो हम जब एक प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें देखेंगे तो कुछ ना कुछ आईटी वाले लोग मिल ही जाते हैं। तो अगर किसी आईटी के बंदे को हमने अप्रोच करना है, उसे हम अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हैं, स्पेशली उसको नेटवर्क में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो क्या बोलें कि आईटी वाला बंदा आए और प्रेम राजन जी की तरह एक बड़ा अचीवर बन जाए? नहीं, आईटी में एक स्टेबिलिटी, ओके, सिक्योरिटी और ग्लैमरस वगैरह माना जाते थे, लेकिन पिछले 10-15 साल से इसमें एक रोलर कोस्टर राइड हो गया। अप्स एंड डाउन्स इतना ज्यादा हो गया, इतना अनसर्टेनिटी हो गया। दो तरह का लोग अभी भी वहां पे सुरक्षित है। एक तो जो है पीपल हु हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ मनी, बिग कंपनीज, मल्टीनेशनल टाइप ऑफ कंपनीज। जो सेकंड कैटेगरी है, जो शॉपकीपर्स, जो रिटेल सेगमेंट में है, तो लास्ट पॉइंट ऑफ द सेल में है, उन लोग फिर भी ठीक है। बट एक बिजनेसमैन, मतलब आज के डेट में आपको लगता है भाई आप 10-20 लाख लगा के एक आईटी में बिजनेस कर सकता है, वो एक दिन में खाद देखने के बराबर है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दोस काइंड ऑफ पीपल टू सर्वाइव। सो यू नीड टू स्विच ओवर। और आईटी में वैसे भी एक सैचुरेशन लेवल, इवन अगर आप टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, कई बार वो टेक्नोलॉजी चेंज होता है, वो एक आर्टिफिशियल वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वो किया जाता है। आप एक टीवी का भी देखो, टीवी में जितना भी टीवी में जो बदलाव आता है, दे आर एक्चुअली इम्पोजिंग द चेंजेस। टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ, लेकिन वो सैचुरेशन से बचने के लिए उन लोग कहीं ना कहीं एक नई फीचर्स को एक टेक्नोलॉजी बोल के आगे पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। सो सैचुरेशन तो एक लेवल से तो हो चुका है, न्यू थिंग्स आर कमिंग इन। बट जितना हमारा पॉपुलेशन है और जितने इसके अंदर जो मास्टरी किया हुआ लोग है, अगर आप इसका रेशियो का कंपैरिजन करें, आईटी में से स्विच ओवर करना आज के डेट में काफी जरूरी है। बाकी देखो, जिन लोग एक बड़े बड़े डिग्री लेके जो आईटी पे घुसा है, हमें उनके लिए तो एक नशा है, वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन हम जैसे लोग एक बिजनेस के लिए या एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए आईटी का सहारा लेता है, दैट इज नॉट नो मोर प्रैक्टिकल नाउ। इट इज नॉट रियली गोइंग टू वर्क। अब इट वाज नॉट वर्किंग अर्लियर आल्सो, लेकिन हमें लगता था काम कर रहे हैं, लेकिन हम अभी जैसे मैं वो गलतफहमी से बाहर आ गया। बाकी आईटी वाला, अगर आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में सफल होना है, सबसे ज्यादा अनलर्निंग उनको चाहिए।
क्योंकि when you are talking about IT, it's a technology, Okay. futures का business है. And when you are talking about network marketing, we are going to the ancestral wisdom. तो कुछ ना कुछ तो clash होगा when you are talking about ancestral wisdom. Word of mouth ancestral wisdom ही है ना. एक जमाने में बार्टरिंग होते थे. बार्टरिंग मतलब exchange by word of mouth होते थे. तो we are going back to the ancestral wisdom from a future technology. तो उसमें हमारे साथ भी काफी मानसिक संघर्ष हुआ था. There were a lot of emotional turbulence when I was switching over from IT to this networking industry. तो इसलिए एक अर्धबन से आधा अधूरी जानकारी लेके मैंने बहुत छोटी शुरुआत किया. तो मैं तो आपको ये कहूंगा, अगर आईटी में से कोई आना चाहता है, बिना कुछ भी त्याग करके, उनका जो चल रहा है चलने दो. Don't give it up and come. I mean, if you are involved with an IT profession for 5 years, 10 years, आप जो भी है वो चलने दो, बट थोड़ा सा टाइम देके, स्पेयर टाइम, पार्ट टाइम, then it can make a very big difference. थोड़ा सा क्वालिटी टाइम देके, वो कहते हैं ना, एक वेरी स्मॉल चेंज कैन मेक ए ड्रामेटिक डिफरेंस इन योर लाइफ एंड लाइफस्टाइल. मेरे केस में भी एग्जैक्टली वही हुआ है. तो अनलर्निंग का कला किसको आता है, वो आईटी छोड़ के यहाँ पे प्रॉस्परस हो सकता है, ये मेरा गारंटी है. दैट्स ग्रेट सर. आपने एक स्टेप आगे भी बता दिया कि अगर कोई बंदा, आईटी वाला बंदा, कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है तो वो किस प्रकार से सक्सेस हो सकता है अनलर्न करके चीजों को. इट्स वंडरफुल. और हमने एक प्रयास किया है सर पिछले कुछ एपिसोड से कि हम हर एपिसोड को एक रेफरेंस एपिसोड बना रहे हैं. जैसे हमारा लास्ट वाला जो एपिसोड था, एपिसोड नंबर 87, उसमें हमारे मेहमान थे एस अत्री साहब. वो एजुकेशन लाइन से थे, तो उन्होंने लगभग 25 साल उन्होंने पढ़ाया, पहले स्कूल में पढ़ाया, फिर वो लेक्चरर बने और बड़ा अच्छा उनका कोचिंग सेंटर था. तो वो टीचर्स के लिए और टीचर्स जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा रेफरेंस इंटरव्यू है. और मुझे लगता है कि अगर आपकी फील्ड में, मैं व्यूअर्स से बातचीत कर रहा हूं, कि अगर आपकी लिस्ट में कोई आईटी प्रोफेशनल है और वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आपका आज का जो एपिसोड नंबर 88, जिसमें प्रेम रंजन साहब हमारे मेहमान हैं, तो ये एपिसोड उनको दिखाइए. और मुझे यकीन है कि वो न केवल मात्र सोचेंगे, अपितु वो आएंगे और आपकी टीम के प्रेम रंजन जी की तरह बड़े लीडर और बड़े अचीवर बन जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर. एक प्रश्न मैं हर सफल नेटवर्कर से और आप जैसे जो एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी लोग हैं सर, उनसे पूछता हूं, और प्रश्न ये है कि अगर सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना है तो क्या करें, क्या पैरामीटर्स हैं. हर्षवर्धन जैन साहब को पीछे हमने बुलाया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि धोखे और मौके दोनों एक साथ में लिपटे हुए हैं, तो उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है आम आदमी के लिए कि ये धोखा है या मौका है. तो इस प्रकार से चीजें हैं मार्केट में, इस प्रकार से उनको पॉलिश किया जाता है. सूर्या सिन्हा जी को भी हमने पिछले दिनों बुलाया था. सूर्या सिन्हा जी ने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि जैसे बहरूपिया आता है ना, तो वो अपना बेस बदल लेता है और मखोटा लगा लेता है, तो ऐसे भी कुछ कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में मखोटा लगा के आती हैं. तो उस मखोटे को कैसे देखा जाए कि इस मखोटे के पीछे कौन है, और कैसे सही कंपनी का चुनाव अगर एक आदमी को करना है तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं सर? सर, इसमें तो मैं सबसे ज्यादा महत्व कंपनी का स्टेबिलिटी, कंपनी का इंटेग्रिटी, कंपनी का जो गिविंग एटीट्यूड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैंने देखा है जब विश्लेषण करते टाइम बहुत सारे लोग एबीसी फैक्टर कहते हैं, भाई कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान. मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कंपनी की इसलिए देता हूं क्योंकि आज का अच्छा प्रोडक्ट, अगर कंपनी का इरादा ठीक नहीं है, कल का बेकार प्रोडक्ट भी हो सकता है. बहुत सारे किया भी है. इनफैक्ट बहुत सारे जो बाहर की कंपनी जब इंडिया में आए थे, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आया. जापान में बना हुआ प्रोडक्ट या कुछ ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आया, और जैसे उनको एक थोड़ा सा, एक छोटा सा मार्केट शेयर मिल जाता है, उनका मॉडस ऑपरेंडी बदल जाता है. सो द बिग मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में अच्छे प्रोडक्ट लेके आता है, आई मीन दे विल बिकम ए डीलर ऑफ एन एबीसी कंपनी. वो कहीं और से प्रोडक्ट आउटसोर्स करता है, वो अपने स्टाम्प लगाता है. तो ये एक्चुअली क्या है, उनका भी मजबूरी है. यहाँ पे थोड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो प्राइस सेंसिटिव होने की वजह से दे स्टार्ट आउटसोर्सिंग द रॉ मटेरियल हियर. और हिंदुस्तान में आपको पता है, यहाँ पे सब कुछ आप सस्ता कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम है, रॉ मटेरियल आपको बहुत सस्ता मिलेगा.
और बाकी आप एनवायरनमेंट का कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बाहर देश में तो एनवायरनमेंट, आपका जो हाइजीन और प्रोसेसिंग प्लांट, वो सब कुछ काफी मैटर करता है बाहर के देश में। तो यहाँ पे वो सब तो आप लूप होल से आप बच सकते हैं। So what most of the companies do in this process is compromising with the quality of the product, and who becomes the victim? जो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो उनका एक बाद में अनसर्टेनिटी हो जाता है। सो कंपनी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। देखो आज का डेट में इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारे लोग निगरानी रखते हैं। अगर कोई कंपनी अच्छा काम करता है, भले ही वो हेडलाइंस में नहीं आएगा, लेकिन अगर खास करके नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अगर जरा सा भी कोई गड़बड़ होता है, वो बहुत सारे लोग, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, वो सब लग बैठा हुआ है, इंडिपेंडेंट एजेंसी। ओके, मतलब एक एक क्षण में अपडेट होता है इंफॉर्मेशन, यूट्यूब में वीडियो बन जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो एक कंपनी को अच्छा तभी मानूंगा, ये देखो प्रोडक्ट कंसेप्ट दूसरा तीसरा नंबर पे आता है। सबसे पहले जो कंपनी का जो एथिक्स, कंपनी का जो स्टेबिलिटी, उसका नापने का तरीका आपको भी पता है। ही शुड बी अ नॉन कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन। भले ही कंपनी 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन उनका छवि कैसे है? पिछले 10 साल में अगर एक भी एफआईआर अगर उनके अगेंस्ट फाइल किया हुआ है, या कोई भी कंट्रोवर्सी, मैं उनको कंट्रोवर्सी नहीं मानता। अगर कोई जो छोटा हुआ आदमी एक अपना यूट्यूब चैनल बनाता है, उनको गाली देता है, दैट इज नॉट अ कंट्रोवर्सी। वो एक इंडिविजुअल फ्रीडम यहाँ पे होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लीगल सिस्टम। उन्होंने, अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है या कुछ ऐसे एडवर्स रिपोर्ट्स उसके अगेंस्ट आया है, तो ये कंपनी को पहचानने का एक है। बाकी जहां तक एबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, तो कंपनी शुड बी हर वो पैरामीटर्स में खड़े उतरना चाहिए। उसमें कोई 99% नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, इधर थोड़ा छोटा सा गड़बड़ किया ना ना, 0.1% भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, आज के डेट में आपको भी पता है, बिकॉज अगर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, इट इज वेरी गुड। बहुत सारे कंपनी आपको पता है जो मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह लेके आया, वो ज्यादा हिंदुस्तान में भी चल नहीं पाया, जबकि दूसरी तीसरी कंट्री में अच्छा चला है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या है, दिस इज अ कंज्यूमर मार्केट। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, तो आपका फ्यूचर यहाँ पे अच्छा है। और जहां तक मार्केटिंग प्लान की बात है, मैंने कुछ ऐसे कंपनी के बारे में सुना है, वो शुरू में प्लान काफी लुक्रेटिव था, और लेकिन जैसे कंपनी सफल हो गया, उन्होंने कुछ फीचर्स उसमें से विड्रॉ कर दिया। मार्केटिंग प्लान में आप बार बार बदलाव नहीं लाना चाहिए। अगर लाता भी तो वो देने की इरादे से होना चाहिए। आई मीन नॉट टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम द पीपल हु आर वर्किंग विथ। मतलब अगर कई कई बार मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, अगर किसी का इनकम बढ़ जाता है 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, तब कंपनी भी सोचता है इतना इसको डिजर्व नहीं करता। वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो कंपनी प्रोडक्ट प्लान, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर आप सक्सेसफुल होना है, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। बट यहाँ पे लोग क्या है, इंटरनल फैक्टर को ओवर एस्टिमेट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर को अंडर एस्टिमेट करता है। इंटरनल फैक्टर मतलब योर एबिलिटी, मतलब आपका काबिलियत, आपका डिग्री, आपका नॉलेज, बात करने का तरीका, ये सब आपके कंट्रोल में है। लेकिन ये तभी काम आएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके साथ सपोर्ट करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, जो मैंने एबीसी बताया। तो मैं तो उल्टा ये कहूंगा, अगर आपका एबीसी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर सही है, इंटरनल आपके अंदर कोई भी कमी भी क्यों ना हो, हर वो कमी दूर करने का ताकत एक्सटर्नल फैक्टर में होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, एबीसी ठीक है, मेरे को सपोर्ट करेगा, और मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं है, या आई एम वेरी शाई इन टॉकिंग। ओके, मैं बात, ऑब्वियसली माय केस, आई वाज नेवर ए ट्रेनर, आई वाज नेवर इनटू एनी कम्युनिकेशन फील्ड। आईटी लाइन में हमारे जो मीटिंग होता है, एट द मोस्ट एक राउंड टेबल, कॉन्फ्रेंस टेबल पे होते थे, 1-2 शब्द बोलना पड़ता था। और मेरे जैसे आदमी अगर नेटवर्क में अगर सफल हो सकता है, कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल फैक्टर्स का भूमिका अनबिलीवेबल है। सो आई गो बाय दिस काइंड ऑफ ए कैलकुलेशन व्हेन यू टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो वहीं पे लोग भूल जाता है, भाई हमारा काबिलियत इतना है, हम सफल हो सकते हैं। भाई आप सफल तब हो सकता है जब प्लेटफॉर्म ठीक है। और प्लेटफॉर्म मतलब इंडस्ट्री तो बिल्कुल बढ़िया है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री, लेकिन जो एबीसी फैक्टर में अगर कहीं भी कोई लकूना है, कहीं भी कोई डेफिशिएंसी है, फिर आप कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है।
दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। 3 चीजें आपने बताए, 3 पैरामीटर। सबसे पहले हम कंपनी को चेक करें, पैरामीटर्स आपने बताए। फिर आपने बात किया प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने हमें गाइड किया कि इंडिया कंज्यूमर मार्केट है, तो प्रोडक्ट इस प्रकार के हों जो कंज्यूमेबल हों और लोग उसको बाई कर सकें। और तीसरा आपने बताया सर, प्लान जो है, प्लान ऐसा होना चाहिए। और मेरा पर्सनली ये मानना है सर कि मार्केटिंग प्लान अगर बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, उसमें बदलाव लेके आ रहे हैं, तो वो एक सही मैसेज क्रिएट नहीं करता है। और कायदे से अगर मैंने आज किसी प्लान को देख के ज्वाइन किया है और वो प्लान अगर बार बार चेंज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। और चूंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, फ्रीक्वेंट प्लान चेंज होंगे तो वो डुप्लीकेशन नहीं जा पाएगा नीचे डेप्थ तक। लोग पहले प्लान को समझते नहीं है कि दूसरा प्लान आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक इश्यू है। तो उस चीज को भी कंसिडर करना चाहिए। बेहतरीन सर, आपने जो पैरामीटर बताए उस पैरामीटर को सोच के एक डायरेक्ट सेलर ने सही कंपनी का चुनाव किया। वो काम करना चाहता है, जो उसमें है। चैट विद सुरेंद्र वत्स देख रहा है तो एक्साइटेड भी है, लेकिन जब वो फील्ड में जाता है, लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, तो उसको एक अलग तरह की दुनिया मिलती है। यहाँ पे मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, हरा हरा दिखता है सब कुछ। लेकिन बाहर जो जाता है तो सब लाल लाल दिखने लग जाता है, डरावनी चीजें दिखती हैं। उसके अपने लोग कहते हैं कहाँ फंस गया, फालतू की चीजें हैं, बेकार काम है, इसको छोड़ दे, वो कंपनी चलेगी। तो ऐसी चीजें आती है, ऐसी चीजें आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर जो लोग हैं वो चूंकि जानते नहीं है, वो ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन उस समय एक डायरेक्ट सेलर अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखे, और जो उसका एक्साइटमेंट है, जो उसका कमिटमेंट लेवल है, या जो उसके गोल्स उसने सेट किए हैं, उनको पूरा करने के लिए कैसे वो एनर्जी के साथ में काम करता रहे सर। सुरेंद्र जी, मैं आपको यही कह रहे थे, देखो हर इंडस्ट्री में एक स्टार्टर्स और मूवर्स होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में शुरुआत नहीं हुआ, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन हर इंडस्ट्री में जैसे स्टार्टर्स होता है, भले ही स्टार्टर्स का क्रेडिट हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन मूवर्स का क्रेडिट हमें मिलेंगे, क्योंकि इस बिजनेस का रॉ मटेरियल पब्लिक है, जो इंडिया में बहुत ज्यादा है। कॉमन मैन, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। भले ही हिंदुस्तान पॉपुलेशन में हम नंबर 1 नहीं है, क्योंकि नंबर 1 चाइना है, बट चाइना फॉर ए बाहर की कंपनी जाके ऑपरेट करने में देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। वो अपनी कंपनी को तो हम बढ़ावा देते ही है, लेकिन इंडिया एक जब से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। जितना छूट एक इंडियन कंपनी को है, उतना ही छूट इवन अभी जो एफएसएससी का जो प्रोडक्ट रेगुलेशन भी आता है, वो भी एट पार है। मतलब जो प्रोडक्ट बाहर का, पहले बाहर का अलग होते थे, पैरामीटर्स अलग होते थे क्वालिटी का, लेकिन अभी नया कानून आया एफएसएससी का, जो क्वालिटी गाइडलाइंस बाहर की कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, वही गाइडलाइन इंडिया का कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा। इट्स अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नाउ। तो which actually means it is a very big market, very big market. इंडियन मार्केट, अभी आपको भी पता होगा, जो एक्सपर्ट्स का जो प्रोडिक्शन है, शायद नेटवर्किंग एक अकेली इंडस्ट्री है जब कभी भी प्रोडिक्शन हुआ है, जो असलियत का जो टर्नओवर जब आया ना, वो उसको ओवरशूट किया, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस फोरकास्ट से ज्यादा हुआ है। अभी हाल ही का जो है प्रोडिक्शन यही है, 2025 में ये 65,000 करोड़ का होगा। आई कैन गारंटी यू 2025 होते होते ये इसका डबल होगा, कम से कम 1 लाख करोड़ तो होगा। अभी अनुमान लगाया है 20-25 हजार से ज्यादा करोड़ पहुंच चुका है। स्पेशली 2020 में इसका जो ग्रोथ है, अपवर्ड ट्रेंड ऑलरेडी फील कर चुका है हम सब लोग। सो द ग्रोथ पोटेंशियल इज इमेंस। तो इट मेक सेंस फॉर ए पर्सन टू बिलीव नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, जो लोग डर इसलिए जाता है, भाई ये कितने दिन चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट एन ऑब्सोलीट आइडिया, ये नया जमाने का बिजनेस, नया बिजनेस है। तो ये ऑब्सोलीट होना दूर की बात है, दिस इज ओनली इंडस्ट्री शायद कभी ऑब्सोलीट हो नहीं सकता। बाकी जितने भी आपका आजू बाजू में जो आप इंडस्ट्री सुनने के लिए, देखने के लिए मिलता है, उसका हो सकता है 10 साल बाद का भविष्य, 20 साल का बाद का भविष्य, हमें पता ही नहीं है। लेकिन नेटवर्किंग इसलिए ऑब्सोलीट नहीं होगा क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल कम नहीं होगा, पब्लिक जो नीडी पीपल इसमें है। तो आई एम श्योर इट इज अ टाइम फॉर, ये जो युग है, दिस सेंचुरी इज गोइंग टू बी फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। वंडरफुल सर, आपने बताया कि विजन रखिए। डाटा बता रहे हैं कि आने वाला जो टाइम है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है।
वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के डाटा देखिए, या आप अभी बात कर रहे थे 65,000 करोड़ की, तो वो केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट में वो है, और आपने उससे आगे बढ़ के बताया। और हम आपकी बात को बहुत गहराई से इसलिए मानते हैं क्योंकि आपके पास में बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आपने कहा कि 2025 तक हम लोग 1 लाख करोड़ के बिजनेस को हम लोग टच करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सर। उसका ट्रेंड अभी से शुरू है। और आप देखो, अभी पे आउट की बात करते हैं, जो हम और आप जैसे लोगों को जो कंपनी देता है, कुछ कंपनी 30% देता है, 40% देता है, 50 देता है, 60 देता है, 70 देता है। एवरेज 50% मार्केट चलता है, इंडस्ट्री एवरेज 50% मार्केट चलता है। आप देख लीजिए, जब 1 लाख करोड़ का जो टर्नओवर होगा, हम और आपके जेब में 50,000 मतलब लाख करोड़ के आधा हम और आपके पास जाएंगे। इससे ज्यादा मोटिवेशन, इससे ज्यादा विजन और क्या चाहिए? दैट्स ग्रेट सर। जो लोग अभी फील्ड में हैं और वो नए नए जुड़े हैं, तो पहले तो वो प्रिपेयर रहिए कि आपके सामने उस प्रकार की चीजें आने वाली हैं, लोग आपको बोलने वाले हैं। और जो लोग बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको उस प्रकार का अनुभव नहीं है, तजर्बा नहीं है, सुनी सुनाई बातों को वो बोल रहे हैं, और उन्होंने इसका टेस्ट नहीं लिया है, इसकी गहराई में नहीं गए हैं, तो इसलिए शायद वो ऐसा बोल रहे हैं। तो आप प्रिपेयर रहिए। और एक कहावत है कि धोबी के पास कभी भी धुले हुए कपड़े नहीं आते। तो अगर धोबी इस चीज से परेशान हो जाए कि यार सारे गंदे कपड़े ही आते हैं मेरे पास में, तो मैं इनको कैसे धोऊं और लोग कैसे गंदे कर करके भेज रहे हैं, तो धोबी प्रिपेयर है इस चीज के लिए कि भाई मेरे पास में जो कपड़े आएंगे तो गंदे आएंगे, तो मेरा काम है उनको साफ करना, उनको धोना। तो आप ये सोचिए कि आपकी लिस्ट में जो लोग होने वाले हैं, तो वो लोग कोई इतने मोटिवेशन लोग नहीं आने हैं वाले हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि अरे सर मैं तो इंतजार ही कर रहा था, आप तो मेरे लिए बस भगवान बन के आए हैं, बताइए मुझे साइन कहाँ करने हैं, क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको आपकी लिस्ट में से सभी तरह के लोग मिलने वाले हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ना है। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच राजन सर। आपने बहुत सारा अनुभव अपना शेयर किया, हमने आपकी बैकग्राउंड के बारे में जाना, हमने आपसे जाना कि अगर हमने एक सही कंपनी का चुनाव करना है तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अगर हमने इस्तेमाल करना है तो हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके इस विजडम के लिए, आपके इस ज्ञान के लिए और समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन सर। और इस उम्मीद के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में हैं। अगले इंटरव्यू में हम हमारे व्यूवर्स के जो प्रश्न हैं वो लेंगे और एक लंबा इंटरव्यू दोबारा फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरेंद्र जी, एंड सी यू सून। सो ये थे प्रेम राजन जी, जिनकी बैकग्राउंड केरला की रही, लेकिन दिल्ली में उन्होंने एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। और आज हमने बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछे, लेकिन एक अगला एपिसोड हम जल्दी प्रेम राजन जी के साथ में शूट करने वाले हैं और उनमें हम व्यूवर्स के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता है, जिसमें इस एपिसोड के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और उनका अगर आप सही जवाब देते हैं तो ऐसे 10 भाग्यशाली विजेताओं के साथ में हम लोग रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं लगभग 1 घंटे का। और मेरा अपना जो विजडम है, जो मैं यहाँ पे चैट विद सुरेंद्र उस पे नहीं दे पाता, तो उन लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूं। सो आप भी उसमें आ सकते हैं, बस आपने हर एपिसोड में ये क्विज खेलना होता है। एक बार फिर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत के साथ में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।